जो हमारा गुदा द्वार होता है, एनल कैनाल, उसके आसपास कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनका काम होता है सिक्रीट करना, वहाँ पे सिक्रीट करके ल्यूब्रिकेट करना। कभी कभी इन ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से वहाँ एक छोटा सा फोड़ा बन जाता है। अगर ये फोड़ा शुरुआत में ड्रेन होकर ठीक नहीं हुआ तो ये फोड़ा बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद ये जब फूटता है तो एक सिरा इसका अंदर रहता है, यानी एनल कैनाल के अंदर, और एक सिरा बाहर स्किन पे रहता है। तो ये एक तरह का फोड़ा होता है, एक तरह का इन्फेक्शन होता है ट्रैक्ट को हम लोग फिस्टुला कहते हैं, या आम भाषा में इसको बगंदर कहते हैं। फिस्टुला एब्सेस की वजह से होता है जिसकी शुरुआत इन्फेक्शन से होती है। एनल ग्लैंड जो सभी व्यक्तियों के एनल कैनाल के चारों तरफ होती हैं, अगर इस एनल ग्लैंड की जो डक्ट होती है कभी कभी वो ब्लॉक हो जाती है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते फोड़े का रूप लेता है। उसके बाद वो फोड़ा बढ़ के फिस्टुला का रूप लेता है। तो ये एक छोटे से इन्फेक्शन से शुरुआत होती है इसकी। कभी कभी वो इन्फेक्शन शुरुआती दौर में ही ठीक हो जाता है और कभी कभी वो बढ़ता हुआ एक फोड़े का रूप ले लेता है और उसके फूटने के बाद फिस्टुला बन जाता है। तो ये एक इन्फेक्शन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को जिनको कि फिशर वगैरह की प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से होती है, उनमें भी ये होने की संभावना बढ़ जाती है। इन एनल कैनाल के अंदर इन्फेक्शन सभी व्यक्तियों के मौजूद होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है या जिन लोगों को क्रॉनिक फिशर होता है, उनमें इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनमें भी इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। कोई भी शरीर में इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे ही उन लोगों में एनल एब्सेस होने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ मतलब जिन लोगों के शरीर में जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है, उनमें भी इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। तो उन लोगों में भी होने के चांसेस होते हैं। कुछ लोगों को जिनको कि कभी कभी रेडियोथेरेपी वगैरह चली होती है, उस जगह की जो डैमेज होता है रेडियोथेरेपी की वजह से, उनमें भी होती है। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे क्रोन्स डिसीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस है, इनकी वजह से भी फिस्टुला हो सकता है। लेकिन अधिकतर फिस्टुला इन बीमारियों से नहीं होते हैं, वो एनल ग्लैंड से होते हैं और वो इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को भी हो सकता है। उसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन आप नहीं ले सकते उस इन्फेक्शन के को रोकने के लिए। ये एक बस होने की बात है, किसी व्यक्ति को भी इन्फेक्शन होके और फिस्टुला का रूप ले सकता है। एनल फिस्टुला जब शुरुआती दौर में एब्सेस होता है, उस समय पेशेंट को स्वेलिंग होती है, सूजन और पेन होता है। और जब बाद में वो फोड़ा बन के फूट जाता है तो फिर वो पेन कम हो जाता है, स्वेलिंग कम हो जाती है। लेकिन एनस के आसपास की स्किन पे एक सुराख, एक छेद रह जाता है और उस छेद में से पेशेंट को पस या डिस्चार्ज आता रहता है और ये एक क्रॉनिक डिजीज़ बन जाती है, महीनों महीनों चलती रहती है। कभी कभी उसमें से डिस्चार्ज कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कभी कई ओपनिंग्स बन जाती हैं, कभी कभी दोनों तरफ ओपनिंग्स बन जाती हैं और उनमें से पस का रिसाव होता है। तो यही इसके लक्षण हैं। और कभी पस का रिसाव होने से आसपास की स्किन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर व्यक्ति जब चाहे उस वक्त वो टॉयलेट जाए और उसको मलत्याग हो, और जिस समय वो ना चाहे उस समय वहाँ से कोई लीकेज ना हो, इस प्रक्रिया को हम लोग कॉन्टिनेंस कहते हैं। और इस कॉन्टिनेंस को जो आसपास की छोटी छोटी मांसपेशियाँ हैं जो स्फिंक्टर्स कहलाती हैं, वो कंट्रोल करती हैं। एनल फिस्टुला को हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं वो इन्हीं मांसपेशियों के रिलेशन में करते हैं। चूँकि ये मांसपेशियाँ बहुत सारी होती हैं, कुछ मांसपेशियाँ इसमें से ऐसी होती हैं कि जिनके अगर डैमेज होना है तो उससे हमारी कॉन्टिनेंस की प्रक्रिया पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन कुछ मांसपेशियाँ ऐसी होती हैं कि अगर वो डैमेज हो जाएँ तो जो कॉन्टिनेंस की प्रक्रिया है उस पे असर पड़ता है, वो एरिया वीक हो जाता है, जो कंट्रोल होता है उस व्यक्ति का वो कम हो जाता है। तो वहाँ से टॉयलेट का लीकेज हो सकता है, गैस का लीकेज हो सकता है, जिसको हम लोग इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। फिस्टुला को हम लोग आम भाषा में अगर हम कहें, वैसे तो फिस्टुला के बहुत सारे प्रकार हैं, पचासों प्रकार हैं, लेकिन अगर हम आम भाषा में कहें तो हम उसको सिंपल फिस्टुला और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में क्लासिफाई कर सकते हैं। सिंपल फिस्टुला वो होते हैं जो कि मांसपेशियों के निचले हिस्से को क्रॉस करते हैं। इन मांसपेशियों के कटने से या उनके डैमेज होने से कॉन्टिनेंस की प्रक्रिया पे कोई असर नहीं पड़ता और फिस्टुला का इलाज आसान होता है। फिस्टुला ठीक हो जाता है पेशेंट का एक सिंपल से ऑपरेशन से, और उसकी जो कॉन्टिनेंस की प्रक्रिया है वो भी वैसे बनी रहती है। दूसरा प्रकार होता है कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का या हाई फिस्टुला का।
कॉम्प्लेक्स फिस्टुला वो फिस्टुला होते हैं जो मांसपेशियों के ऊपर के हिस्से को, जो एक स्फिंक्टर्स होते हैं उसके ऊपर के हिस्से को इन्वॉल्व करते हैं, उसको क्रॉस करते हैं। इन कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के इलाज के दौरान, चूँकि इनका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए कि जिस स्फिंक्टर को ये क्रॉस करते हैं अगर वो डैमेज हो जाता है, वो कट जाता है, तो उससे पेशेंट की कॉन्टिनेंस की प्रक्रिया काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, वो एरिया वीक हो जाता है, जिससे कि टॉयलेट का, लैट्रिन का, गैस का लीकेज हो सकता है। उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स फिस्टुला कहते हैं, जिसका इलाज थोड़ा कठिन होता है क्योंकि हमको फिस्टुला को भी ट्रीटमेंट करना होता है, उसको ठीक करना होता है और उन मांसपेशियों को भी बचाना होता है। तो इस तरह सिंपल और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला आप एक आम भाषा में कह सकते हैं, लेकिन अनेकों प्रकार के सिंपल फिस्टुला होते हैं और अनेकों प्रकार के कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होते हैं। इसके अलावा कुछ फिस्टुला सेकेंडरी फिस्टुला होते हैं जो कुछ दूसरी बीमारियों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या क्रोन्स डिजीज़ या सिकाई की वजह से या किसी कैंसर की वजह से, ये सेकेंडरी फिस्टुला होते हैं, लेकिन ये बहुत कम व्यक्तियों में होते हैं। अधिकतर व्यक्तियों में प्राइमरी फिस्टुला होते हैं जिसमें कोई बीमारी और दूसरी बीमारी नहीं होती, और ये प्राइमरी फिस्टुला सिंपल और कॉम्प्लेक्स आप एक आम भाषा में इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि फिस्टुला का ट्रीटमेंट सर्जरी के द्वारा होता है। फिस्टुला का ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के संभव नहीं है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पाइल्स का ट्रीटमेंट अधिकतर मरीज़ों में बिना सर्जरी के संभव है। केवल 10 से 20% मरीज़ों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बाकी मरीज़ों में, अधिकांश मरीज़ों में बिना सर्जरी के दवाइयों से, लाइफस्टाइल से, ऑफिस प्रोसीजर से उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन फिस्टुला का ट्रीटमेंट दूसरे तरीक़ों से नहीं संभव है, इसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। अब इसकी सर्जरी बहुत तरह की होती है। पहले जो फिस्टुला की सर्जरी होती थी वो केवल कन्वेंशनल सर्जरी होती थी। अब कन्वेंशनल सर्जरी के अलावा बहुत से नए मेथड सर्जरी के आ गए हैं। कन्वेंशनल सर्जरी में हम लोग फिस्टुला को पूरा अंदर से बाहर तक कट कर देते हैं सर्जरी से, जिससे वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो सिंपल फिस्टुला हैं उसमें तो कन्वेंशनल सर्जरी सक्सेसफुल है, इसलिए कि फिस्टुला भी ठीक हो जाता है और जो थोड़ी सी मांसपेशियां, स्फिंक्टर्स डैमेज होते हैं उससे पेशेंट को कोई अंतर नहीं पड़ता, पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला हैं उसमें कन्वेंशनल सर्जरी करने से फिस्टुला तो ठीक हो सकता है, लेकिन जो मांसपेशियां डैमेज हो जाएंगी उनके कारण पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस होगा, जो फिस्टुला से भी अधिक पेशेंट के लिए बड़ी समस्या बन सकता है। इसलिए कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के ट्रीटमेंट के लिए पहले विधियां कम थीं। अब इधर कुछ सालों में, 10-15 सालों में बहुत सारी नई टेक्निक्स आई हैं, जिसमें से वीडियो असिस्टेड फिस्टुला ट्रीटमेंट है, जिसमें कि हम लोग एक दूरबीन डाल के उसके अंदर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अलावा लेज़र ट्रीटमेंट है, जिसमें लेज़र डायोड लेज़र से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा लिफ्ट टेक्निक है, जिसमें एक छोटा सा सुराख करके जो उसकी जड़ होती है, जहाँ वो अंदर जाके जुड़ा होता है एनल कैनाल में, उसको कट कर दिया जाता है। जैसे आपको कोई पेड़ है, उसको अगर हमें पेड़ को ख़त्म करना है, पेड़ को हटाना है, तो एक तरीका तो ये है कि हम उसकी पत्तियों को तोड़ते रहें, हम उसकी टहनियों को तोड़ते रहें, और हम पत्तियों को तोड़ते जाते हैं और उसकी जड़ अगर मौजूद है तो दोबारा पत्तियाँ निकल आती हैं, दोबारा टहनियाँ निकल आती हैं। तो ये जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, हम उसमें पेड़ को पूरा उखाड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन लिफ्ट टेक्निक में हम लोग केवल एक छोटा सा सुराख करके उसकी जड़ को काट देते हैं, उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उसके सारे जो ब्रांचेस होते हैं वो सूख जाते हैं। तो इस तरह से और भी टेक्निक्स हैं, स्लॉफ्ट टेक्निक है, स्टेम सेल्स का यूज़ हो रहा है। तो ये जो आधुनिक तकनीकें हैं ये स्फिंक्टर प्रिजर्विंग टेक्निक्स कहलाती हैं। इन तकनीकों की विशेषता ये है कि इसमें फिस्टुला का ट्रीटमेंट किया जाता है बिना स्फिंक्टर्स को, बिना मांसपेशियों को क्षति पहुंचाए हुए। ये मांसपेशियां जो एनल कैनाल के आसपास होती हैं, जो हमारे शरीर की संरचना का एक बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो उस जगह की शक्ति को, वहाँ की जो कॉन्टिनेंस की प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करती हैं। क्योंकि अगर मांसपेशियों को क्षति होती है तो थोड़ी मांसपेशियां जो लो फिस्टुला में होती हैं उससे तो दिक्कत नहीं होती पेशेंट को, लेकिन अगर अधिक मांसपेशियां डैमेज होती हैं, स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स का बड़ा पार्ट डैमेज होता है, तो पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, पेशेंट को वहाँ से लीकेज हो सकता है। अक्सर होता ये है कि पाइल्स एक और बीमारी होती है जिसको हम एनल फिशर कहते हैं। तो एनल फिशर भी जो कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट को पानी की कमी है, उसके चलते कॉन्स्टिपेशन
के चलते, स्ट्रेनिंग के चलते अधिक होता है। तो पाइल्स और फिस्टुला अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन पाइल्स के साथ साथ पेशेंट्स को अक्सर फिशर हो सकता है या यूँ भी पेशेंट को फिशर हो सकता है। जिन पेशेंट्स को एनल फिशर होता है उनमें अक्सर फिस्टुला होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ से इन्फेक्शन पास होने की संभावना बढ़ जाती है। तो फिस्टुला से बचाव करने के लिए पहले तो हम यही सब करें कि पानी अधिक पिएं, फाइबर अधिक लें, एक्सरसाइज करें, उस एरिया को हम क्लीन रखें, अंडरगारमेंट्स को हम रेगुलर वॉश करें, लोकल हाइजीन हम अच्छी से अच्छी रखें। उसके अलावा अगर किसी को शुगर है तो वो अपनी शुगर कंट्रोल करे, किसी को और कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बीमारी है जिससे कि हमारी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है कम होती है, तो उसको कंट्रोल करे। लेकिन इन सब के बाद भी पेशेंट को बीमारी हो सकती है, तो अब उसका अगर किसी को स्वेलिंग होती है, पेन होता है, तो उसका इलाज तुरंत कराना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि शुरू में अगर वो एब्सेस ड्रेन हो जाए तो अगर फिस्टुला बनता भी है तो वो बहुत सिंपल फिस्टुला बनता है और उसका आसानी से इलाज हो जाता है। लेकिन कई बार अगर उसको ड्रेन नहीं किया गया समय से तो वो पस अंदर अंदर फैलता रहता है और थोड़े दिन बाद वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिस्टुला या और जटिल फिस्टुला बन जाता है, जिसका कि ट्रीटमेंट मुश्किल होता है या ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट होता है, या उसके ठीक होने में अक्सर कई बार भी ऑपरेशन करने पड़ जाते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को स्वेलिंग होती है, एब्सेस बनता है, पेनफुल स्वेलिंग होती है, तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए, उसमें तुरंत किसी चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। और अगर वो एडवाइस करता है कि इसको ड्रेन करना है, इसको चीरा लगाना है, तो उस प्रक्रिया को तुरंत करवाना चाहिए, जिससे वो अधिक ना फैले। जो इन्फेक्शन हो चुका है, जितना वो स्फिंक्टर को इन्वॉल्व कर चुका है, उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन वो आगे और फर्दर ना फैले, जिससे कि उसका इलाज आसानी से हो सके। बहुत सारी आधुनिक विधियां आ गई हैं जिससे कि इसका इलाज अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। और स्फिंक्टर प्रिजर्विंग ट्रीटमेंट, इसका मतलब है कि बिना उन मांसपेशियों को क्षति पहुंचाए इसका इलाज हो सकता है। तो लोगों में जो एक डर था कि सर्जन सर्जरी करेगा तो वो वहाँ की मांसपेशियाँ डैमेज हो जाएंगी, और इस डर के कारण लोग अक्सर सर्जरी करने के बजाय बहुत सारे जो अनक्वालिफाइड लोग हैं उनके पास जाते थे, और वहाँ जाने के बाद अगर उसका ट्रीटमेंट गलत हुआ, अधिक मांसपेशियाँ कट गईं, तो फिर वो एक बहुत दुखदाई समस्या होती है, चूँकि पेशेंट का फिस्टुला भी नहीं ठीक होता है अक्सर, और साथ में उसको एक नई प्रॉब्लम आ जाती है इनकॉन्टिनेंस की, जो कभी कभी फिस्टुला से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, ज़्यादा सीरियस होती है, और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए आप सभी लोगों को जिसको भी इस तरह के लक्षण आए तो कभी भी किसी अनक्वालिफाइड व्यक्ति के पास ना जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे एक्टिव हैं जो अपना प्रचार करके, एडवर्टीज़मेंट करके लोगों को बताते हैं कि वो उनका इलाज बिना ऑपरेशन के कर सकते हैं, या किसी इंजेक्शन से कर सकते हैं, या किसी दवाई से कर सकते हैं। ऐसे एडवर्टीज़मेंट के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि जो भी आपके घर के आसपास जो भी क्वालिफाइड फिजिशियन हो, सर्जन हो, क्लिनिशियन हो, अस्पताल हो, वहाँ जाके आप इसका ट्रीटमेंट कराएं, चूँकि अक्सर बीमारी बढ़ जाती है और कई बार जो उसका इलाज में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बीमारी से अधिक सीरियस हो सकते हैं, बीमारी से अधिक ख़राब हो सकते हैं, और उनका ट्रीटमेंट भी मुश्किल होता है।